बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ चार्ज। देखिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फ़िज़िक्स को चूँकि एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत वसी फील्ड है, तो इसको हमने मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में हम चार्ज को स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। सो वी से कि जिस फील्ड ऑफ फिज़िक्स में हम चार्ज को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स को डिस्कस करते हैं, उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हम 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। क्यों? इसलिए कि चार्ज या तो उसके 2 हालतें हो सकती है, या तो चार्ज स्टैटिक होगा, आराम से अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, या वो चार्ज मूव करेगा, मोशन करेगा। इसी वजह से हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है। एक को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं और दूसरे ब्रांच को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जिसमें हम चार्जेस, रेस्ट में चार्जेस को डिस्कस करते हैं, यानी जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं, मूव नहीं करते, उन चार्जेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस करते हैं। सो वी स्टडी चार्जेस इन रेस्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो द स्टडी of charges in rest is called electrostatic. इसी तरह से जब चार्ज मूव करता है तो हमें पता है करंट पैदा होता है। चार्ज के मूव करने को the moving of charges is called electric current। इसीलिए जब चार्ज मूव करते हैं तो इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। So we can say the study of moving charges, the study of moving charges। हमारा ये जो चैप्टर है 13 चैप्टर है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस को, यानी वो चार्जेस जो कि रेस्ट में पड़े होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर अगला जो चैप्टर है 14 चैप्टर, उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को यानी चार्जेस इन मोशन को पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि चार्ज किसे कहते हैं। देखिए, लेट्स से हमारे पास 2 मैटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दीज आर 2 मैटर पार्टिकल्स। तो हमें तो पता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि ये 2 मैटर पार्टिकल्स अपने मास की वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्टिकल्स अपने मास की वजह से एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं? उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं? अपने मास की वजह से। क्योंकि ये भी एक मैटर पार्टिकल है और ये भी एक मैटर पार्टिकल है, तो अपने मासेस की वजह से ये एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि मासेस की वजह से होता है, तो जब आप मास को इंक्रीज करेंगे तो ये फोर्स इंक्रीज होगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इस मैटर पार्टिकल में एक और भी प्रॉपर्टी अल्लाह ने रखी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये दूसरे मैटर पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है। उस दूसरे प्रॉपर्टी को जो इस मैटर पार्टिकल, जो हर एक मैटर पार्टिकल के अंदर मौजूद होता है, उस दूसरी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। सो वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच 2 मैटर पार्टिकल्स exert force on each other, that property is called electric charge। तो किसी भी मैटर पार्टिकल में वो प्रॉपर्टी, वो खुसूसियत जिसकी वजह से वो मैटर पार्टिकल किसी दूसरे मैटर पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो हम कहते हैं कि इस दूसरी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। एक तो मास की वजह से फोर्स था
उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते थे। एक इसमें एक और प्रॉपर्टी अल्लाह ने रखी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से भी ये दूसरे मैटर पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। एक बॉडी हमेशा दूसरे पार्टिकल को दूसरे मैटर बॉडी पे, मटेरियल ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा तो वो हमेशा उसे अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है या तो वो रिपल्सिव होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि या तो ये अट्रैक्टिव होगा और या ये रिपल्सिव होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव था। इलेक्ट्रिक फोर्स हमने ऑब्जर्व किया कि यार ये अट्रैक्टिव भी होता है, बाज़ मौक़ों पे रिपल्सिव भी होता है, जिसकी वजह से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने कहा कि यार अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के हमारे पास दो किस्में हैं, और वो दो किस्में क्या है बताता हूं, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज, और इस इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारे पास टू टाइप्स है, द फर्स्ट वन इन द सेकंड वन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिका का साइंटिस्ट था, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने इन टू टाइप्स ऑफ चार्जेस को नाम दिए हैं। एक टाइप ऑफ चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव का नाम दिया है, यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेगेटिव का नाम दिया है। जिस पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी हैव टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब हम किसी दो सेम चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखते हैं, ये भी एक प्लस चार्ज है, ये भी एक प्लस चार्ज है, जब हम दो सेम चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखते हैं तो ये चार्ज इसको रिपेल करता है, ठीक है। सेम चार्जेस को अगर हम एक साथ रखेंगे, अपने करीब एक दूसरे के करीब रखेंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसी तरह से अगर मैं माइनस चार्जेस एक दूसरे के करीब रखता हूं तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह से अगर मैं अपोजिट चार्जेस को रखता हूं एक दूसरे के नज़दीक तो ये एक दूसरे के करीब जाएंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर और opposite charges attract each other. Wow, attract each other, great। तो दो किस्म चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दोनों अगर सेम चार्जेस को आप एक दूसरे के करीब रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर दो अपोजिट चार्जेस को आप एक दूसरे के करीब रखेंगे तो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप मैग्नेट देखा होगा, सेम पोल्स को अगर आप एक दूसरे के सामने करते हैं तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन अगर आप अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के सामने करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब जाते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज लाइक दैट। हमने ये डिस्कस किया था, हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि पूरी की पूरी कायनात अल्लाह पाक ने जितना भी हमें मैटर दिखाई दे रहा है वो किस चीज़ से बना है, वो एटम से बना है। एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं,
और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जिस टाइप ऑफ चार्ज को पॉजिटिव का नाम दिया था, वो चार्ज जब बाद में हमने एटम को डिस्कवर किया तो वो चार्ज प्रोटॉन पे था, और जिस टाइप ऑफ चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेगेटिव का नाम दिया था वो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे था। ठीक है, एटम के इस दरमियान वाली जगह जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े रहते हैं उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो जिस टाइप ऑफ चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव का नाम दिया था वो चार्ज प्रोटॉन पे मौजूद था, और जिसको नेगेटिव का नाम दिया था वो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे मौजूद था। हम कहते हैं कि एटम इज अ होल इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम देखें तो जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे मौजूद होता है उतना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे मौजूद होता है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम मिकदार में हो तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे के असर को ख़त्म करते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं न्यूट्रल सिचुएशन। ठीक है, जब एक स्फेयर के अंदर आपने प्लस चार्ज रखा हो और उसी मिकदार का माइनस चार्ज भी रखा हो तो हम कहते हैं कि यार ये ऐसा है कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि ये प्लस और माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर रहे हो या किसी जगह पे चार्ज ना हो, तो हम कहते हैं कि यार ये क्या है, ये न्यूट्रल है। तो अब आप सोचेंगे कि यार आपने तो कहा है कि हर मैटर पार्टिकल में चार्ज मौजूद होता है और हमें तो चार्ज दिखाई नहीं देता। तो देखिए, बिल्कुल हर मैटर के अंदर जो भी मैटर पार्टिकल है उसके अंदर चार्ज होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हुआ होता है। हमने ये डिस्कस किया है कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ में चार्ज है, लेकिन हमें उसका इफेक्ट, उसका असर इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि वो एटम से बने हैं और एटम एज अ होल न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसीलिए हमें चार्ज, अपने इर्द गिर्द चार्ज के असरात नज़र नहीं आते। कभी कभार जब हम कहते हैं कि बिजली गिरती है तो उसमें हमें चार्जेस पर दिखाई देते हैं कि यार, या कभी इलेक्ट्रिक करंट, वायर्स के अंदर करंट बह रहा हो, तो यहाँ पे हमें सिर्फ चार्जेस मिलते हैं, लेकिन और जगह पे हमें इसका इफेक्ट नज़र नहीं आता। तो ये इसी वजह से कि हर चीज़ एटम से बना है और एटम एज अ होल न्यूट्रल है। अब अगर मैं किसी चीज़ पे, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं उसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करूंगा। तो लेट से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और मैं चाहता हूं कि यार मैं इस पे चार्ज लाऊं। तो मैं इस पे कैसे चार्ज लाऊंगा? तो इसमें ये एटम से बना है, एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है। तो मैं क्या करूंगा? इससे या तो इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा या इसे इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, यानी इसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करूंगा। न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने का जो सबसे कॉमन मेथड है, जो तरीका है न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने का, वो है रबिंग। तो एक बहुत ही मशहूर प्रोसेस है जिसको कहते हैं रबिंग। रबिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बाज़ चीज़ों की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्लास रोड ले लें, ग्लास रोड, और उसको सिल्क के कपड़े के साथ रब करें। एक ग्लास रोड है, आपने कपड़ा लिया सिल्क का और उसके साथ आपने इसको रगड़ लिया, रब किया, तो क्या हो जाएगा कि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क में चले जाएंगे, तो फिर उसमें तो प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे पास ग्लास रोड पे क्या हो जाएगा? उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक प्लास्टिक रॉड ले लें, प्लास्टिक रॉड, और उसको फर के साथ, ऊन के साथ हम रगड़ लें, तो क्या होगा कि फर से इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड में आ जाएंगे और प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें कि अब अगर आप इन बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ग्लास रॉड लेना चाहिए और उस ग्लास रॉड को आपने बांधना होगा एक थ्रेड के साथ, एक धागे के साथ बांधना होगा, और इस ग्लास रॉड को आपने रब करना होगा सिल्क के साथ। तो इस पे क्या आ जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब आप इस रॉड ग्लास रॉड के साथ के करीब एक और ग्लास रॉड लाते हैं जिसको भी आपने रब किया होता है, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप देखेंगे कि ये ग्लास रॉड इससे दूर भागेगा। क्यों? इसलिए कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसी तरह से अगर आप एक प्लास्टिक रॉड इसके करीब लाते हैं, इस ग्लास रॉड के करीब आप प्लास्टिक रॉड लाते हैं और उसको आपने फर के साथ रब किया होता है, तो हमने अभी पढ़ा कि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि ये ग्लास रॉड इसके करीब आएगा, इसके करीब ऐसा घूम के इस प्लास्टिक रॉड के करीब आएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए हम एसआई सिस्टम में कूलम यूनिट को यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कूलम। कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। एक कूलम में तकरीबन 6.2 राउंड अबाउट मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतना ज़्यादा चार्ज है, यानी 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज है वो 1 कूलम के बराबर होता है। तो ये इतना ज़्यादा चार्ज है, अगर आप 100 वाट के बल्ब में ये करंट गुजारते हैं तो 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब क्या कहते हैं लाइट बल्ब से गुजरेंगे तो तकरीबन 2 से 3 दिन लेंगे। इतने ज़्यादा चार्जेस हैं, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतना बड़ा यूनिट है कूलम चार्ज का, ठीक है। सो कूलम इज़ अ वेरी ह्यूज यूनिट ऑफ चार्ज। अराउंड अबाउट 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज है वो 1 कूलम के बराबर है। यूजुअली हम मिली कूलम, माइक्रो कूलम इन यूनिट्स को फिर यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे दैट्स इट। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।